नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का नया चैप्टर देखने जा रहे हैं, क्योंकि इससे भी आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहते हैं। 100 मार्क का ये भी एग्ज़ाम है, तो ये भी आप लोगों के लिए मार्क स्कोरिंग टॉपिक है या सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। जैसे कि हमने रासायनिक अभिक्रिया, इसका जो फर्स्ट चैप्टर थे वो हम लोगों को हमने आपको बता दिए थे। उसके बाद यदि हम बात करें तो धातु अधातु भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग अम्ल भस्म तथा लवण को देखेंगे। उसके बाद एक और मेरा इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। तो ये दो हम लोगों का बच रहे हैं। एक अम्ल भस्म आज हम लोगों का देखते हैं कितना हो पाता है, तो आप लोगों का केमिस्ट्री भी लगभग पूरा हो जाएंगे। और संस्कृत और हिंदी का नोट्स आप सबको मिलने वाले हैं। शॉर्ट नोट वैसे तो सारा कुछ हमने आपको अदर सब्जेक्ट का दे दिए हैं, और आप लोग तब तक उसको रिवाइज करिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो हम आपको नोट्स देंगे सारे विषय का उसी से रहेंगे। और जो भी अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले लें, क्योंकि क्लास से आपको निश्चित ही बेनिफिट होने वाले हैं। तो आप लोग बेहिचक होकर क्लास ले लीजिए, आपकी तैयारी बेहतर होंगे और आप इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लास ले लीजिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके। और वो जो शॉर्ट नोट है वो उन्हीं को मिलेगा जो कैंडिडेट क्लास लिए रहेंगे, और उन्हीं को उस सब क्वेश्चन भी बताया जाएगा कि कौन क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। तो आप लोग यदि पास होना चाहते हैं अच्छे नंबर से, तो इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें और क्लास ज्वाइन कर लें। 1 महीना में हम आपको पूरी सिलेबस को तैयारी करवा के रिवाइज करवा के भी देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अम्ल भस्म जान लेते हैं। अम्ल भस्म और लवण के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। अम्ल के बारे में तो आप ये जानते हैं, जो स्वाद में खट्टा होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। भस्म जो थोड़ा सा क्या होता है, नमकीन नहीं, नमकीन तो आपका ये लगेगा, लवण न लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग जानते भी हैं, लेकिन उससे भी अलग तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि आपको जब पूछ दिया जाएगा कि SO2 क्या है, भस्म है या कि लवण है, वहाँ पे आप तो उसको SO2 को चखने तो जाइएगा नहीं कि आपको पता चलेगा कि ये अम्ल है, थोड़ा सा खट्टा लग रहा है, क्योंकि वो तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो उसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि अम्ल का हम ऐसे जानते हैं कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। H+ आयन कब देगा? मतलब जब उसमें दिखने से लग रहा होगा कि जैसे कि OH है, सिर्फ ओ यहाँ पे कोमा होगा। यदि किसी भी एलिमेंट में, जैसे यहाँ पे देखिए सब में OH लगा है, OH है, ये H+ देगा नहीं, ये क्या देगा, OH- आयन दे देगा। लेकिन जिसमें H हो या H मतलब कि नहीं हो या वाटर से रिएक्शन करेगा, तो वो क्या देगा, H+ आयन दे। अगर उससे भी क्लियर नहीं होता है तो ये तो फॉर्मूला हो गया, मतलब कि कह सकते हैं इसका थ्योरी हो गया कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल किसको कहेंगे, वह पदार्थ जो जल में घुल कर क्या देता है, H+ आयन देता है, उसको अम्ल कहते हैं। और धातु के ऑक्साइड जनरली क्या होता है, अम्लीय होता है। तो धातु अधातु हमने आपको पीरियडिक टेबल में बता दिए थे कि धातु कौन है। जैसे कि यदि हम बात करें तो धातु का लिस्ट हमने P ग्रुप और P में कुछ ऊपर वाले एलिमेंट और S में कुछ एलिमेंट को छोड़कर सारे क्या होते थे, अधातु होते थे। वो सारे धातु होते थे, और नीचे में जो होते हैं उसके बाद D ग्रुप का जो हमने देखे थे वो सारे क्या होते थे, अधातु होते थे, और उसमें से कुछ ही धातु भी होते थे। वो हमने आपको धातु अधातु चैप्टर में क्लियरली बता दिए थे। ये कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, तो जो जैसे कि P ग्रुप का यदि हम बात करें तो कार्बन जैसे क्या हो गया, तो अधातु हो गया। जैसे P ग्रुप में ऊपर का जो एलिमेंट है वो सब कुछ अधातु होते हैं, और D ग्रुप में धातु होते हैं, तभी हमको उल्टा बोला गया। वैसे हमने आपको धातु अधातु चैप्टर में बता रखे हैं, सारा कुछ क्लियर से बता रखे हैं। उसमें हमने आपको पीरियडिक टेबल भी समझा रखे हैं। जो भी क्लास नहीं हुआ है वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर देख ले, और ये जो पेड क्लास है उनके पास हमने सारा कुछ भेज दिया है। तो अधातु के जो ऑक्साइड होंगे, जैसे क्या सल्फर अधातु है, इसमें क्या है
HCl है, उसके बाद CO2 है, तो वो क्या है, वो क्या है, अधातु है, उसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फर अधातु है, तो अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्ल होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। भस्म किसको कहते हैं, तो जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, तो देख लीजिए इस समय OH माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, क्या भस्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन इससे भी यदि कुछ में पता नहीं चलता, जैसे कि ZNO है, इसमें तो OH है, H तो है नहीं, इसमें कैसे पहचानेंगे कि धातु है अधातु। तो हमने क्या बताया कि अगर अधातु का ऑक्साइड है तो वो क्या होगा, तो वो अम्ल होगा, लेकिन धातु का जो ऑक्साइड रहेगा वो क्या होगा, तो भस्म होगा। तो जिंक क्या है, जिंक धातु है, उसके बाद लोहा भी धातु है, FeO होता है, तो वो भी क्या होता है, भस्म होता है। तो इसमें सारे आपको धातु ही नज़र आ रहे हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, उसके बाद जिंक हो गया, ये सब धातु है। धातु का ऑक्साइड है या हाइड्रो ऑक्साइड है। धातु का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड दोनों क्या होता है, दोनों होते हैं आपका क्या, तो दोनों आपका होता है भस्म, मतलब कि धातु का ऑक्साइड भी और धातु का हाइड्रो ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड दोनों क्या होते हैं, भस्म होते हैं। तो ये भी आप समझ गए। अम्ल और भस्म में अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। उसके बाद है कि अम्ल क्या करता है, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका एक और प्रॉपर्टी है, इसका गुण है। एक तो हमने अम्ल के बारे में जाने कि वो क्या होता है कि अधातु का, जिसमें कि हाइड्रोजन आयन हो या अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, वह पदार्थ जो H+ आयन देता है, या क्या होता है कि अधातु के जो ऑक्साइड होता है वो अम्ल होता है। भस्म क्या होता है, तो भस्म जल में घोलने पर वो OH- आयन देता है, ये भी इसका एक परिभाषा है। उसके बाद पहचानने के लिए एक और तरीका हम आपको लिखे हैं कि धातु के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो धातु का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड भस्म हो जाएगा, जो आप एग्जाम्पल में देख लिए। एक और है कि अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है और भस्म क्या करता है, तो भस्म नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल लाल को नीला करता है और भस्म नीला को लाल कर देता है। तो ये भी आप समझिए। उसके बाद है पदार्थ और उपस्थित अम्ल, को किस पदार्थ में कौन सा अम्ल होते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे क्या है, लाल चींटी, लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल। जैसे आप लोगों को चींटी काटते होंगे, लाल चींटी आपने देखे होंगे, वृक्ष पर आप देखते होंगे, उसके मतलब कि बहुत सारे चींटी उसमें रहते हैं। एक मतलब एक ही, जैसे कि उसका घर जैसे बनाया रहता है, उसमें बहुत सारे रहते हैं। वो काटेगा तो वो खुद भी थोड़ा डैमेज हो जाता है या मर भी जाता है, लेकिन वो काटेगा तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हमको मतलब शरीर में कुछ हुआ है। तो उसमें क्या रहता है, उसके डंक में मतलब फॉर्मिक अम्ल रहता है। क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। सिरका में क्या होता है, तो सिरका में आपका एसिटिक एसिड रहता है। इसमें से कोई एक पूछेगा आपको, नींबू और संतरा, खट्टे वाले में क्या होता है, नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, सिट्रिक एसिड। उसके बाद है सेब में, तो सेब में क्या होता है, तो सेब में मौलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड। क्या होता है, सेब में मैलिक एसिड होता है, वही इमली में टार्ट्रिक एसिड होते हैं, और दही में लैक्टिक एसिड होते हैं। तो दही वाला थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इजी ये है, लाल चींटी वाला भी इजी है। वैसे इनमें से आपको कोई एक पूछ लिया जाएगा कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, सिरका में कौन से अम्ल रहते हैं, संतरा में कौन से अम्ल होते हैं, सेब में कौन से अम्ल होते हैं, इमली में कौन से अम्ल होते हैं, दही में कौन से अम्ल होते हैं, ये सारे हम आपको बता दिए। ठीक है। उसके बाद कि कौन अम्लीय होता है, मतलब कि शुद्ध जल पीएच मान से आपको निकालने के लिए बोलेगा कि पीएच मान किसका कितना होता है। मतलब कि आपसे पूछा जाए भस्म क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो हमने आपको टेबल के जरिए दिखा दिया। देखिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट है 7, यदि 7 से ज़्यादा हो रहा है तो वह क्या होगा, क्षार्य होगा, मतलब बेस हो, एसिड और बेस जानते हैं ना, बेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एसिड। जिसका पीएच का मान 7 से कम दिखा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ये मान के चलिए किसी का पीएच मान आपको 4 दिया है, तो कहेगा यह एसिड है या बेस है, तो आप क्या कहिएगा। पीएच एक स्केल है, मतलब मापने का इकाई होती है, जो कि इससे पता चल पाता है किसी भी धातु में क्या ये धातु या अधातु हो वो
अम्लीय है या भस्मीय है, इसका पता लगता है पीएच स्केल से। तो पीएच का यदि मान 7 से कम है तो वो समझिए क्या है, अम्लीय है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 7 से कम होने पर इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ता है। जितना कम पीएच मान रहेगा उतना अम्लीयता बढ़ेगा, जितना अधिक पीएच मान रहेगा क्षारीयता उतना ही बढ़ेगा। और शुद्ध पानी जो हम लोग पीते हैं वो उदासीन पानी होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। वही आंसू, आप लोगों के जो आंसू कभी आ जाता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो वो मतलब 7.3 होता है। कभी आपने मुंह में भी चल गया होगा, चख लिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये मतलब कि थोड़ा सा इसमें क्षार का गुण होता है, ये मतलब कि अम्लीय नहीं होता है, खट्टा नहीं लगता है स्वाद में। तो ये आप लोगों को पता होगा। ब्लड का कितना होता है, 7.4। पीत का उसी तरह देख सकते हैं, वर्षा अम्ल का देख सकते हैं, सिरका का है, दूध का 6.5 है। इस तरीके से यहाँ पर दे दिया गया, कुछ क्वेश्चन में भी हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ये हम सारे टॉपिक आपको करवा रहे हैं, और सारे जो भी है मतलब जैसे जो भी सब्जेक्ट है उसका एक एक टॉपिक भी करवा रहे हैं। और आपको बहुत जल्द सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट पीडीएफ मिलने वाले हैं, जिसमें कि आपको जो क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादा चांसेज रहेंगे वही सारे देंगे। लेकिन पूरा सिलेबस भी तो पढ़ना ज़रूरी है। हमने आपके से क्लास के लिए पैसा भी लिया है, तो हम मेरा कर्तव्य भी है कि हम आपको पूरी सिलेबस कवर करवाएं। तो हम पूरा सिलेबस भी पढ़ाएंगे आपको, एग्ज़ाम में कौन क्वेश्चन आते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन आपको यदि पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं तो आपको पूरा सारे चीज़ ध्यान में रहेगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ भी पढ़िएगा, फिर उस शॉर्ट थ्योरी से आपका एक बार रिवाइज होंगे, तो फिर आपको एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम रहेगा उससे पहले हम आपको रिवाइज करके सारा कुछ बता के भेजेंगे। आपके माइंड में इतना आ जाएगा ना कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। इसलिए हम आप सबको कहते हैं जो भी क्लास नहीं लिया वो सारे क्लास ले लीजिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि उनको पीडीएफ सारा पहले मिल जाएगा, तो वो सारे तो तब तक रिवाइज करेगा पढ़ेगा, लेकिन जो क्लास नहीं लिए रहेंगे उसको नहीं मिलेगा। और उसका क्लास भी हम लोग बाद में लेंगे, जो पीडीएफ ले रहेंगे, जो शॉर्ट नोट लेंगे। तो ऐसे में जो क्लास नहीं लीजिएगा उसको बहुत घाटा होने वाले हैं। हालांकि निम्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में अम्ल है, मतलब अम्ल का पहचानिए। तो अम्ल को कैसे पहचानिए, अभी हमने आपको दिखाए थे कि क्या है, कि जो H+ आयन देता है या अधातु का ऑक्साइड। तो इसमें देखो ये कैल्शियम क्या है, धातु है, कॉपर भी धातु है, सोडियम भी धातु है। तो ये सब क्या हो गया, धातु के ऑक्साइड। और हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, भस्म होता है। तो ये सब तो होगा नहीं, HCl क्या होगा, अम्ल होगा। और ये हमने वहाँ पर एग्जाम्पल में भी देखे थे, HCl का एग्जाम्पल था ना अम्ल में, यहाँ पे था ना, यहाँ पे था HCl, यहाँ पे कॉमा छूट गया है टाइपिंग में, HCl, CO2 होगा। धातु का ऑक्साइड रहता है ना, वो क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। वही कह रहे हैं कि HCl का पीएच मान क्या होता है, तनु अम्ल HCl का अभी हमने देखे थे, उस टेबल में दिया गया था। तो सॉरी, इसमें थोड़ा सा, हाँ, तनु अम्ल कर है कि तनु HCl का पीएच मान क्या होगा। तो ये मतलब कि क्या है, ये एसिड है, तो इसका मतलब पीएच मान कितना होगा, हमेशा मतलब कि 6 से क्या होगा, कम होगा। और इसका 0 होता है, सबसे ज़्यादा मतलब एसिडिक HCl ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टेबल में, हमने इस टेबल में आपको बता दिए हैं। इसमें ऐसे आमाशय दे दिया गया है, लेकिन HCl का भी क्या होता है पीएच मान, इसमें 1 तक ही दिया गया है। HCl का पीएच मान कितना है, 0 होता है। उसके बाद पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल जो हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। सारे जल पृथ्वी पर पीने योग्य नहीं है, ये आपको पता है कि समुद्र जो पृथ्वी पर बहुत सारे पानी का 97% भाग तो समुद्र में ही है, जो खारे पानी है, नमकीन पानी है। नमकीन पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं, तो वो हमारे पीने योग्य नहीं है। उसके बाद कुछ कुछ जो पानी होती है वो हमें मतलब कि कहाँ झीलों से नदियों में मिलते हैं,
वो भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो पानी हमारे पीने योग्य उपयुक्त कौन होता है? मात्र 2.5% ही पानी है उपयुक्त, जो कि हमें कुछ पानी भूमिगत सतह से मिलती है, कुछ बर्फ़ से मिलती है। 1.5 के लमसम में बर्फ़ से मिलती है और भूमिगत सतह से मिलती है। तो भूमिगत सतह से कैसे मिलती है? तो आप लोग चापाकल कराते हैं, तो उसके अंदर से ही ना पानी आता है, तो वो क्या हो गया? भूमिगत जल से मिल रही है। तो वही है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होते हैं। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है, इसमें देख लीजिए। और तो इसमें कह रहा है तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ये भी हम लोग देखे थे, ये भी भस्म था। वैसे भी हाइड्रोजन क्या धातु का हाइड्रो ऑक्साइड है। वैसे भी कोई भी हाइड्रो ऑक्साइड है OH- लगा हुआ है किसी भी चीज़ के साथ, तो वो भस्म होंगे। ये भी KOH है, तो ये भी क्या होंगे? क्योंकि OH- देता है भस्म। पानी से अभिक्रिया करने पे ये हमने आपको बता दिए हैं। एक बार आप खुद वीडियो देख के PDF से रिवाइज करिएगा, फिर क्वेश्चन ये लगाइएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। ये इतना आप ज़रूर कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा। और आप लोग जब उलबला जाते हैं तो हम क्लास का वीडियो भी कम कर देते हैं, एक दिन में एक ही वीडियो देते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि किस टाइम कौन कितना पढ़ता है। और एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो सब बाप बाप करके पढ़ेगा। जिंक का ऑक्साइड भी क्या होती है? ये भी बेस होती है। और कह रहा है कि इसमें से कि भस्म नहीं है, तो HCl क्या है? एसिड है। तो HCl नहीं, सॉरी, HCl भी क्या होती है कि HCl भी आपका भस्म ही होते हैं। और यदि हम बात करें इसमें क्या पूछ रहा है, तो भस्म नहीं है, वही ना पूछ रहा है कि कौन इसमें से भस्म नहीं है। तो आपका क्या होगा? जिंक का ऑक्साइड हो जाएगा, भस्म नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है? इसमें से कौन भस्म का ऑक्साइड है? तो देखिए, भस्म का ऑक्साइड होने के लिए क्या होना चाहिए? धातु अधातु पर जाइए आप लोग, मतलब धातु का ऑक्साइड होगा तो भस्म होगा, होगा ना। कह रहा है कि कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो इसमें हम यदि देखें तो इसमें तो सारे भस्म है। ये भी K2O, ये भी धातु का ऑक्साइड है। Na सोडियम भी है, धातु का ऑक्साइड है। ये भी धातु का ऑक्साइड है। तो ये सारे तो भस्म ही है। ये अम्ल है, CO2 क्या है? हाइड्रो, ये C क्या है? अधातु है, कार्बन। और अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाता है? तो अम्ल हो जाता है। तो इसका आंसर यही होगा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होगा भस्म नहीं है, समझ गए? इसमें क्या होगा? भस्म नहीं है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो हमने आपको बताए थे कि लाल लिटमस को अम्ल नीला करता है, कि कौन करता है? और नीला लिटमस को लाल कौन करता है? भस्म करता है। देखो, अम्ल लौ आता है लास्ट में, तो ये लाल को क्या करेगा? नीला करेगा। लौ से शुरू करेगा, लाल से नीला करेगा। भस्म अगर एक लाल को नीला कर रहा है तो भस्म क्या करेगा? नीला को लाल करेगा। किसी भी तरीके से आप माइंड में सेट करके रख सकते हैं, जो कि आपको मतलब दिमाग में रहे, बस। उससे कोई कुछ नहीं है कि कैसे क्या ट्रिक आपको अपनाना है, वो खुद आप सोचिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रबल भस्म है? सबसे ज़्यादा मतलब कि भस्म कौन है? सबसे प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन था? HCl था, क्योंकि उसका एसिडिक एसिड कितना था? उसका pH मान एसिडिक एसिड का 0 था, तो वो सबसे ज़्यादा प्रबल था। लेकिन भस्म में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भस्म कौन होती है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भस्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होती है। कौन होती है? सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल के बारे में जानिए कौन होते हैं। तो हमने दिखाए थे कि HCl, जिसका pH मान सबसे कम होगा वो क्या होगा? सबसे प्रबल अम्ल होंगे। तो हमने आपको दिखाए थे कि HCl का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऊपर में था कि HCl का pH मान कितना होता है? 0 होता है। जब HCl का pH मान कम है तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होंगे?
अम्ल होंगे, मतलब सबसे प्रबल अम्ल कौन होते हैं, HCl। सबसे प्रबल भस्म कौन होते हैं, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। कुछ अभ्यर्थी केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे तो उसको दिक्कत आ रहे होंगे थोड़ा सा, लेकिन दिक्कत नहीं आएंगे। एक बार अभी आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो उसको PDF पढ़िए, एक बार PDF से पढ़ लीजिए और फिर आपको उसको रिवाइज करिए, आपको निश्चित ही आ जाएगा। कोई ऐसा टफ नहीं है और इतने इजी में हमने शॉर्ट नोट आपको दिए हैं, इतने इजी में बता रहे हैं। आपको कहीं भी ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा कि इतने समझाने के टर्म में लिखा गया है। किसी भी आप पुस्तक ले कहीं भी ले लीजिए, कोई भी गेस पेपर पुस्तक में देख लीजिए, उसमें वो दोनों नहीं दिया रहेगा कि धातु का ऑक्साइड भस्म होगा या अधातु का ऑक्साइड भस्म अम्ल, धातु का ऑक्साइड अम्ल और अधातु का ऑक्साइड भस्म होगा, ये कहीं नहीं दिया रहता है। मतलब कि उल्टा बोला गया क्या, अधातु का ऑक्साइड अम्ल होता है और धातु का ऑक्साइड भस्म होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये हमने ऊपर में लिख दिए हैं। कह रहा है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो लाल चींटी में हमने देखे थे कि फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है, मौलिक अम्ल सेब में होता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है बस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए को हो जाएगा। लाल चींटी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो फॉर्मिक अम्ल। अगला है कि हमारा शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करता है, तो हमारा शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करता है, तो ये आपका 7.0 से 7.8 के बीच में यह कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भोजन पचाने में सहायक आमाशय रस pH का कितना होता है, तो भोजन पचाने में सहायक आमाशय रस के जो pH होता है, आमाशय का रस हमने आपको दिखाए थे कि 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। वो आपका टेबल में लिख दिया गया था, टेबल बनाकर भी हम आपको दे रहे हैं। ऐसे टेबल ऐसे सारा कुछ आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या सभी, तो टूथपेस्ट नमकीन होता है, यह आप सबको पता होंगे। आप सब प्रचार में सुनते हो भी होंगे, कभी कभी प्रचार भी देता था, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये रहता है ना प्रचार में। तो मतलब कि नमक है मतलब क्षारीयता है, अम्ल मतलब खट्टा होती है, तो मतलब कि नमकीन थोड़ा सा होनी चाहिए तो क्षारीयता होनी चाहिए। तो ये मतलब कि क्या होता है, क्षारीय होती है टूथपेस्ट। कह रहे इनमें से कौन लवण है, मतलब कि लवण आपका पूछे जा रहे हैं, मतलब कि क्या क्या मिलकर बनता है, तो ये धातु अधातु ऑक्साइड और मतलब भस्म और अम्ल मिलकर क्या बन जाते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। तो इसमें NaCl सबसे बढ़िया लवण है, जिसको आप लोग नमक भी कहते हैं। तो NaCl क्या हो जाएगा, क्या है, एक लवण है। इस आर्हेनियस के अनुसार अम्लीयता जलीय विलीन में क्या देता है, तो अम्लीय H+ आयन देता है। H+ आयन इसमें घटता नहीं है, बढ़ता है। H+ आयन देगा तो बढ़ेगा ना। H+ आयन को क्या करता है, आर्हेनियस अम्लीय विलयन के अनुसार वो H+ आयन देते हैं, जिससे अम्लीयता बढ़ती है। और OH- कौन देता है, तो भस्म देता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक अम्ल है, तो प्राकृतिक अम्ल है। तो प्राकृतिक अम्ल की हम यदि बात करें तो वो कौन सा है, लाइम जूस। नींबू का रस क्या है, प्राकृतिक अम्ल है। नींबू का लाइम का जो जूस है वो आपने पिए होंगे, तो वो क्या आपको खट्टा लगता है हल्का सा, तो वो क्या है, मतलब एक तरीके से प्राकृतिक अम्ल है। न तो आपने उसे बनाया है ना हमने उसे बनाया है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या है, प्राकृतिक अम्ल है। pH का सही परिभाषा पूछ रहा है। अब देखिए pH की परिभाषा भी आपको यहाँ पर आ गया, आपका एक भी कोई भी कुछ नहीं छूटेगा। तो pH का परिभाषा सही मायने में क्या होता है, तो pH का परिभाषा -log H+ आयन देता है। मतलब क्या, H+ आयन का जो लॉगरिथमिक वैल्यू होती है वही क्या देता है, तो pH का मान देता है, -log H+ आयन। इस तरीके से इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो Na2CO3 का जलीय pH मान क्या होता है, तो ये आपका 7 से अधिक होता है। कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। अरे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये हमने आपको बता दिए थे।
बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपका होता है Na सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका करेक्ट आंसर आपका ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन और थ्योरी भी देख लिए। कल होगा तो हम इसको फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देंगे, और सारा कुछ क्वेश्चन इसका रह भी जा रहा है तो वो भी हम आपको करवा देंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह रहे हैं तो वो कराएंगे। तो साथ में हम आपको एक बार फिर से सारा कुछ रिवाइज भी करवा देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और हाँ, आप लोग बैच ज़रूर ले लें क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। थैंक यू।